फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और यूपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं लेकर आती हूँ सीडीपी के डेली पीवाईक्यूज क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड में, जो टोटल क्वेश्चंस की संख्या कितनी होती है, 30 होती है और 12 पीएम पे आप सभी को ये क्लासेस देखने के लिए मिलती है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पीवाईक्यू बेस्ड है और आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे पहले की वीडियोज़ है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट रोजगार विद कृतिका में जाकर के जरूर देखिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21 ए? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 ए, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो यह शिक्षा का अधिकार किसमें है? 21 ए में। कितने वर्ष के लिए? 6 से 14 वर्ष के लिए। आगे बढ़े इसके पहले आप सभी को बता दें, कल जो मैंने क्लासेस कराई थी 12 बजे और जो 100 क्वेश्चंस की सेट चली थी, पूरी क्वेश्चंस नहीं हो पाई थी, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें से लिया था और उसके साथ ही मैंने यही सेट जो है आप सभी को कराया था। तो मैंने ये कहा था, जो लास्ट वाला सेट चल रहा था उसमें मैंने कहा था कि उसको एक्सप्लेन नहीं किया है और यहाँ पे आप सभी को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, ताकि इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इससे आसपास रिलेटेड कुछ तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्मन ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? कृषिकाय, सुडौलकाय, गोलकाय या उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब आप सभी को बता दें, कृष्णमन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो कृष्णमन ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार बताए हैं और 3 प्रकार तो इनका आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। कौन कौन सा? कृषिकाय, सुडौलकाय, गोलकाय, एक होता है इनका मिश्रित। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया 4 आपके हो गए। तो टोटल कृष्णमन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन सा है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर इनके अन्य नाम की बात करूँ मैं फ्रेंड्स, तो आप सभी को यहाँ पे बता देती हूँ। जो कृषिकाय है, यहाँ पे जो कृषिकाय है उसको आप यहाँ पे अलग अलग नामों से भी जान सकते हैं। सुडौलकाय को यहाँ पे बोलते हैं पृष्ठकाय, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप थोड़ा सा स्पीड करके जरूर देख लीजिएगा। सुडौलकाय को ही पृष्ठकाय कहते हैं और गोलकाय को बोलते हैं स्थूल काय और इसके साथ ही कृषिकाय को बोलते हैं लंब काय। ठीक है, ये अलग अलग नाम आप जरूर याद रखिएगा। ये हो गया। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है, एक मिनट फ्रेंड्स, जिसमें कहा गया है कि टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो टीएटी का जो मापन होता है उसका मुख्य व्यक्तित्व जो होता है अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण से मुख्य रूप से शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके साथ ही इसका जो निर्माण किया है वह सिंह एवं शर्मा ने किया है। सिंह एवं शर्मा ने इनका निर्माण किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी अभिक्षमता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि संस्मरण का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन से अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा और सृजनात्मकता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति, ऑप्शन नंबर बी, जो कि संघनन के सिद्धांत की व्याख्या करता है। अभी आप सभी के संघनन की सिद्धांत यानी कि जो मस्तिष्क में सूचनाओं को संचयित करता है, मस्तिष्क में सूचनाओं को एकत्रित करता है, वो हमारी क्या कहलाती है? स्मृति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोवैज्ञानिक की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अभी यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया है व्यक्तिनिष्ठ विधि, तो इसमें अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या फिर प्रायोगिकरण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे आप सभी को बता दें, जो अंतर्दर्शन है वह आपका जो है व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंतर्गत आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो विद्यार्थी होते हैं, व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण जानकारी का जो है वो निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो वो हमारे के जो है शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने यह कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अगर हम बंडूरा के बारे में पढ़े, तो जब भी हम बंडूरा के पढ़ते हैं, बंडूरा नामक वैज्ञानिक ने सामाजिक जो है संज्ञानात्मक या सामाजिक अधिक सॉरी फ्रेंड सामाजिक, अगर संज्ञानात्मक भी आ जाता है तो पहले सामाजिक शब्द जुड़ा है तो वो आपके आ जाते हैं बाइगोस्की, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है तो वो दिया है बंडूरा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर मैं आप सभी से कहूँ कि यहाँ पर अगर आप सामाजिक शब्द देख करके बाइगोस्की को लगा रहे हैं तो आप गलत है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक अधिगम सिद्धांत पूछा है। तो एल्बर्ट बंडूरा इनका राइट आंसर होगा। बंडूरा का पूरा नाम है एल्बर्ट बंडूरा और इन्होंने जो है सिद्धांत कब दिया था? तो एल्बर्ट एंड वाल्टर दोनों ने मिलकर के सिद्धांत ये जो दिया था वो दिया था 1900। एक मिनट फ्रेंड्स, उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो 1963 में। ये सिद्धांत, एक मिनट फ्रेंड्स, कौन सा कैंसिल उठ गया, 1963 में ये सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहा गया है कि अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या फिर अभिरुचि के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थकान के कारण, क्योंकि जो पठार होता है उसका सीधा संबंध थकान से होता है। और वक्र के बारे में हमने बताया होगा कि जो
ये वक्र बनती है वह थकान का मुख्य कारण होती है। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते आपको थकान आती है, ठीक है, जैसे चेयर पे ही बैठा है या बैठ के ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो बैठते बैठते थकान की वजह से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आप ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे। तो वो माइंड जो आपका ध्यान जो नहीं दे पा रहे, तो वो बीच का जो ध्यान न देना, वही आपका होता है थकान, यानी वही होता है आपका पठार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता या फिर अभिवृद्धि। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑप्शन नंबर बी यानी अधिगम अंतरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम अंतरण जो है वह दर्पण चित्र परीक्षण को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट मैं जो रेड कलर से करती हूँ वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लाउड पिस्टल टेस्ट जो होता है वो निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या फिर अभिवृद्धि। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी व्यक्तित्व के मापन के लिए क्लाउड पिक्चर टेस्ट। अभी आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? फ्रेंड्स यहाँ पे होगा शेष से भिन्न है, तो यहाँ पे हमें शेष से भिन्न बताना है। तो TAT, 16 PF, रेवेन्यू का परीक्षण या फिर ड्रॉ अमेंड परीक्षण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवेन्यू का परीक्षण जो है यह शेष से भिन्न है, क्योंकि TAT और 16 PF और ड्रॉ अमेंड ये सारी जो है ये तीनों जो है आपके आ जाते हैं व्यक्तित्व परीक्षण में। किस में आते हैं? व्यक्तित्व परीक्षण में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेवेन्यू का परीक्षण है फ्रेंड्स ये आपका आ जाता है अशाब्दिक परीक्षण में, अशाब्दिक परीक्षण में आता है। तो फ्रेंड्स ये जो भी मैं डिटेल्ड करती हूँ उसको ध्यान से देखा करिएगा, क्योंकि वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पे आप सभी को बताना है माध्यिका। यहाँ पे कुछ डिजिट दिया गया है फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ डिजिट दिए गए हैं और इसका सूत्र होता है n/2 वां पद, ठीक है। और यहाँ पे n का मतलब होता है पदों की संख्या, तो यहाँ पे पदों की संख्या बटे 2 रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को कट करने के बाद इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9.5, ठीक है, वापद ये आएगा। यानी कि आप सभी को बता दें जो सम संख्या होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 through 6 जो है वो सम है, इवन नंबर है। वहीं पे अगर ऑड नंबर होता तो बीच वाला आपका निकल जाता, लेकिन अगर इवन दिया हुआ है तो इस तरीके से निकालेंगे, तो 9.5 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया भी है ऑप्शन में, आप सभी देख सकते हैं 9.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी, मनोवैज्ञानिक, हलर्ट या फिर स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। और जब भी हम गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ते हैं, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ते हैं, हमारे अंदर सबसे पहले ये 3 नाम जो है जरूर से आ जाता है। किसके किसके नाम? जिसमें आपके आ जाते हैं वोल्फगैंग, यहाँ पे वोल्फगैंग, इनके बारे में आपने कम सुना होगा, जितना आपने कोहलर के बारे में सुना है, कोहलर और कोफ्ता के बारे में सुना है। तो ये 3 नाम आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं और इन सभी ने मिलकर सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। वैसे सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत में सबसे ज्यादा नाम कोहलर का आता है, लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को बता दें इसमें वोल्फगैंग और कोफ्ता और कोहलर ये तीनों आएंगे, ठीक है। आप सभी को तीनों नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें मैकडूगल के मूल प्रवृत्ति का संबंध बताया गया है। तो मूल प्रवृत्ति का जो संबंध होता है वो है संवेग से। और संवेग क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने जो है 14 मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई है, और इनकी जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं इसमें से अगर हम कुछ बताएं तो यहाँ पर आप सभी को बता देते हैं भय, क्रोध, प्रेम, वात्सल्य, घृणा, ये सारे जो है इन्होंने कुछ दिए हैं, जो है मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, वो उनके बारे में इनकी टोटल जो है वो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं मैकडूगल ने दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या फिर कल्पना। तो फ्रेंड्स 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जहां पे दिया गया है कि 15 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 150, 160, 140, 135। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 160। कैसे आया वो आप सभी को बता देते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र हमने आप सभी को बता रखा है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु यहाँ पे जो है 8 वर्ष दे दिया गया है और वास्तविक आयु यहाँ पे आप सभी को रखना है 5 वर्ष का, ठीक है, इंटू 100 करना है। और फ्रेंड्स इस जब कट करेंगे तो 160 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 160, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को कमेंट में बताना है बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है और इंटू 100 उसमें किसने ऐड किया है। तो ये सारे जो है क्वेश्चन के ऑप्शन आप सभी को आंसर जो है कमेंट में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंदबुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? 72, 79 यहाँ से लेकर के और 50 से लेकर के 69 तक, और 36 से 49 और 35 एवं निम्न। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 36 से लेकर 49, ठीक है।
अब हम बताएंगे कि जो टर्मन ने दिया है, टर्मन ने बुद्धि यहाँ पे बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, चूंकि हमने आप सभी से पूछा भी था। तो इन्होंने जब डिवाइड किया तो 1916 में जो है स्टैनफोर्ड ने परीक्षण के द्वारा बुद्धि लब्धि का वितरण करते हुए एक तालिका प्रस्तुत की। इस तालिका में उन्होंने जो है उन्होंने माना है कि 140 से जो ऊपर के बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि की मैं बता रही हूँ कि 140 से जो अधिक बुद्धि लब्धि वाले होते हैं वो होते हैं प्रतिभावान, लेकिन 90 से लेकर के 110 तक जो होते हैं वो सामान्य बुद्धि लब्धि। ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी ये भी पूछा गया, ऐसा नहीं कि इसे नहीं पूछता है, लेकिन ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो दोनों भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो गया। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, जहां पे रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि या फिर अभिक्षमता। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व। ठीक है, उसके साथ ही रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट जो है वह आपका व्यक्तित्व से संबंधित है। और अगर इसके निर्माण की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंक ब्लॉक टेस्ट की जो निर्माण किया है वह हरमन रोडसा ने किया है। हरमन रोडसा जो कि इन्होंने इसका निर्माण किया और साथ ही 20वीं शताब्दी की प्रारंभ में इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं पूछा गया है, जो भी इंपॉर्टेंट रहता है पहले उसको अंडरलाइन कर लिया करिए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आपके क्वेश्चंस को सही या गलत भी कर सकते हैं। तो सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व या सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो स्मरण करने की जो इच्छा है यह आपका विस्मृति के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि सीखने में कमी, अगर बच्चा सीखने में कमी कर रहा है तो वो विस्मरण हो सकता है। विस्मरण मतलब होता है, विस्मृति मतलब ही होता है भूलना। ठीक है, कब भूलता है? जब बच्चे सीखने में कमी होती है, मानसिक द्वंद्व होता है या फिर सीखने की दोषपूर्ण विधियां होती है। ये सारे जो होते हैं आपकी विस्मृति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन स्मरण करने की इच्छा इसके अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सांख्यिकी की बहुत ही अच्छी परिभाषा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने पहले ही आंसर क्यों बताया, क्योंकि आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सांख्यिकी के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सांख्यिकी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, व्यक्तित्व व्यवस्थित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित कहलाता है सांख्यिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें दिया गया है कि पिछड़े बच्चों के शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? पिछड़े बच्चे की तो गार्डन, सॉवेल, बर्टन हॉल या फिर सिरिल बर्ट। तो यहाँ पे 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, गार्डन ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जहाँ पे किया गया है कि कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर अभिक्षमता। तो फ्रेंड्स अभिक्षमता इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भिन्न पूछा है, यानी से कौन भिन्न है। अगर हम विश्वसनीयता की बोलते हैं, वैधता की बात करते हैं, वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं, तो ये तीनों जो है ऑप्शन हमारे एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत आ जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो अभिक्षमता की बात करें तो यह जो है परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। अगर वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, इसी में व्यापकता, वस्तुनिष्ठता और उसके साथ व्यावहारिकता, ये सारे जो है उत्तम परीक्षण की विशेषता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है बुद्धि का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, त्रयात्मक सिद्धांत या फिर बहुतत्व का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे त्रयात्मक सिद्धांत, जिसको बोलते हैं प्रत्यागमन सिद्धांत। तो ये जो है ये तीनों ये ऑप्शंस में नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तत्व का सिद्धांत भी बुद्धि के अंतर्गत आता है, द्वितत्व का सिद्धांत भी बुद्धि के अंतर्गत आता है, लेकिन बहुतत्व का सिद्धांत भी बुद्धि के अंतर्गत आता है। अगर एक तत्व के सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पे एक तत्व का सिद्धांत जो है वह बी ने दिया है, बी ने स्टर्न ने दिया है, और द्वितत्व का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया है, और त्रितत्व का सिद्धांत सॉरी फ्रेंड जो बहुतत्व का सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी फिर से एक बार कर दूं, रिपीट कर दूं कि बी ने, टर्मन और स्टर्न इन्होंने एक तत्व का सिद्धांत दिया है, स्पीयरमैन ने द्वितत्व का और हार्वर्ड गार्डनर में बहुतत्व का। तो त्रयात्मक सिद्धांत ऑप्शन नंबर सी जो है यह सी से भिन्न होगा। मैं थोड़ा सा अलग से बता देती हूँ, वरना आप कहेंगे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रेनल ग्रंथि, प्रियूस ग्रंथि, लार ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लार ग्रंथि। इस शेष से भिन्न है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल और थायराइड ग्रंथि हैं, जबकि यहाँ पे लार ग्रंथि इसके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24 नंबर की, जिसमें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था बताया है। और जब भी पियाजे आ जाते हैं ना, तो मतलब इनकी जो थ्योरी आ जाती है ना, तो उसको बिना एक्सप्लेन किए बहुत अच्छे से आपको बिना समझाए मैं आगे नहीं बढ़ सकती, उसको पूरा बताऊंगी। ठीक है, इसमें अगर ज्ञानेंद्रिय अवस्था की बात किया है तो इसमें इंद्रिय गामक अवस्था भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था या फिर इसको बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। तो पहले तो नाम आप याद रखिए, पहले मैं आपको नाम यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, ये इनकी पहली अवस्था है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है इनकी पूर्व संक्रिया अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
ठीक है, पूर्व संक्रिया अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी है। तीसरी है इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है इनकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रिया अवस्था भी कहा जाता है। ये नाम हो गया और क्रम मैंने आपको बताया, ज्ञानेंद्रिय अवस्था पहला है और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रिया अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रिया अवस्था। ये हो गई जो है अवस्थाओं से संबंधित और क्रम से संबंधित। तो इसका आंसर आप सभी को अभी मिल चुका होगा। द्वितीय अवस्था इनकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब इनकी जो है उम्र से बात कर लेते हैं, एज से बात कर लेते हैं। 0 से 2 वर्ष तक इन्होंने माना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके साथ ही एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बताना था इसका आंसर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो है माना है जो 0 से 2 वर्ष तक ज्ञानेंद्रिय अवस्था, 2 से 7 माना है इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 माना है इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 14 वर्ष तक माना है इन्होंने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे इनका कंप्लीट हो जाता है। उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें दिया गया है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी जो है वातावरण को प्रभावित करते हैं और वंशानुक्रम शारीरिक विकास को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। एक तो इसमें है बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। और यहाँ पे जो है अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 27 नंबर, जिसमें दिया गया है कि चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? यहाँ पे हो जाएंगे ड्यूवी, जेम्स, वुडवर्थ और ड्रेवर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ड्यूवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 28 नंबर, जिसमें दिया गया है कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या फिर कल्पना। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा कल्पना। ये जो है शामिल नहीं है, यानी कि आगमनात्मक तर्क की बात की गई है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आगमनात्मक तर्क की बात की जा रही है, तो अवलोकन, प्रयोग और सामान्यीकरण ये तीनों जो है इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखी गई बात को धारण करने, पूरा स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। विस्मरण, स्मरण, धारणा, चिंतन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विस्मरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और विस्मरण का अर्थ ही होता है भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जहां पे दिया गया है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। और ये क्वेश्चन काफी सरल है और ये क्वेश्चन मैंने कमेंट में जब कराया था पिछली बार, जब 10 क्वेश्चन का सेशन ले रही थी, मैं 10 क्वेश्चन का ही सेशन ले रही थी, तो उस समय क्वेश्चन मैंने दिया भी था कमेंट के लिए और इस समय भी मैं कमेंट में ही पूछूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा, उतनी ही आपकी स्ट्रॉन्ग जो है बेस बनेगा। तो आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली ये वीडियोस। और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये क्वेश्चंस को आप सभी को कमेंट में आंसर बताना है। फ्रेंड्स, आप एक ही लोग देखते हैं या लास्ट तक देखते हैं तो कमेंट में आंसर जरूर दिया करिएगा। इससे हमें ये लगता है ना कि आप जो है मोटिवेट है पढ़ने के लिए और आपका एक जो है सपोर्ट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। एक लाइक हो या फिर कोई भी नॉर्मल कमेंट हो, अच्छा लगा सेशन या बहुत अच्छी कोशिश की आपने, या जो भी आपको लिखना हो कुछ भी लिखिए पर कमेंट जरूर किया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और बाकी सेशन जो आपका मिलता रहेगा, 12 बजे डेली क्लासेस मिलती हैं और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह यूपीटीएस से रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है तो कमेंट सेक्शन में जो है मैं सॉरी फ्रेंड्स, जो कि मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से बता दूंगी या फिर मैं पोस्ट के माध्यम से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल रोजगार विद कृतिका, वहाँ से आप जरूर देखिएगा। तो मैंने अभी जो न्यूज़ आया है वो है कि 3 लाख प्रशिक्षु डीएलएड जो है एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो उसके बारे में मैंने जो है वीडियोज़ बना दी है, वो हमारे चैनल रोजगार विद कृतिका और टेलीग्राम चैनल पर भी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।